अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं। एक वो जो दोस्तों की महफिल और शोर हंगामे से खुश होते हैं और अपना दुख दर्द कम करते हैं। दूसरे वो जो अपने आसपास किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करते। अगर कोई उनके करीब आने की कोशिश करे तो बेहद बोरियत महसूस करते हैं और कई दफ़ा तो बिला वजह ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तन्हाई ज़्यादा पसंद होती है और दुनिया जहान से बेखबर अकेले रहने में मज़ा आता है। मेरी गिनती भी इस दूसरी किस्म के लोगों में होती है। मैं शुरू ही से तन्हाई पसंद हूँ। मुझे इंसानों से नफ़रत या दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ से दूर भागता हूँ। इसकी वजह मेरी बेचैनी, दिली कश्मकश और परेशानी है जो दूसरों की मौजूदगी में मुझ पर छा जाती है। ये मेरी इसी तन्हाई का नतीजा था कि मैं इंसानों के बजाय बेजान चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगा। बेजान चीज़ों में भी मुझे पुराने धुराने फर्नीचर और एंटीक चीज़ों में ज़्यादा आकर्षण महसूस हुआ और मैंने अलग अलग तरह के फर्नीचर के अलावा बाकी कीमती चीज़ें भी अपने घर में भरना शुरू कर दी। मेरा मकान सड़क से काफ़ी हटकर एक खूबसूरत बाग के बीच में बना है। इसके आसपास में कोई दूसरा मकान भी नहीं है और मुझ जैसे तन्हाई पसंद लोगों के लिए ये एक बेहतरीन ठिकाना कहा जा सकता था। शाम का अंधेरा फैलते ही चारों तरफ गहरी खामोशी छा जाती और रात इतनी शांत और सुहानी होती कि मैं सोने से पहले कई घंटे बाहर लॉन में बैठा रहता और अपने चारों तरफ फैली खामोशी और तन्हाई के मज़े लेता रहता। मुझ जैसे लोगों की ज़िंदगी में कई दफ़ा अजीब व गरीब घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी, उस रात मैं शहर से फिल्म देखकर वापस आ रहा था। रात अंधेरी थी। मेरी जगह अगर कोई और होता तो सन्नाटा उसके दिल पर गहरा असर कर देता, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। कोई 1:30 बजे का वक्त होगा, तभी फिज़ा पर हल्का सा उजाला फैल गया। मैंने सर उठाकर देखा, आखिरी दिनों का पीला चांद निकल आया था। मेरा मकान भी अब ज़्यादा दूर नहीं रहा था। सड़क का एक मोड़ घूमते ही पेड़ों में घिरे हुए मकान का धुंधला सा साया नजर आने लगा। मेरी चलने की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। मध्यम चांदनी में माहौल कुछ ज़्यादा ही सुहाना सा हो गया था। मैं मकान के अंदर जाने से हिचकिचाने लगा। बाहरी गेट खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस रास्ते के दोनों तरफ इंजीर के पेड़ थे, जिनकी डालियां ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गई थी। इस तरह रास्ते पर एक सुरंग सी बन गई थी। मैं जैसे जैसे मकान के करीब पहुंच रहा था, मुझ पर एक अजीब सी परेशानी छाने लगी। आगे उठने वाले हर कदम के साथ साथ एक बेनाम सा डर मेरे पूरे जिस्म में फैलता चला गया। मुझे अपनी इस हालत पर हैरत भी हो रही थी। मुझे इस मकान में रहते हुए बरसों बीत गए थे। मेरे दिल में कभी भी डर नहीं आया था, लेकिन आज न जाने क्यों एक अनजाने से डर ने मुझे घेर लिया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने चाबी निकाली, लेकिन फिर ताला खोलने का इरादा छोड़ दिया और फैसला किया कि अंदर दाखिल होने से पहले मुझे अपनी इस हालत पर काबू पा लेना चाहिए। इसलिए मैं बरामदे वाले दरवाजे से हटकर बाग की तरफ खुलने वाली ड्राइंग रूम की खिड़की के नीचे बिछे हुए बेंच पर बैठ गया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। सुकून के बजाय घबराहट बढ़ रही थी और दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। मैंने सर दीवार से टिका लिया और सामने अंधेरे में फैली हुई झाड़ियों और घास को घूरने लगा। तभी मैं चौंक गया। मुझे यूँ लगा था जैसे मकान के अंदर किसी किस्म का शोर हो रहा हो। मैं गौर से सुनने लगा। लगता था जैसे बहुत से आदमी लकड़ी के खड़ाऊं, यानी लकड़ी के चप्पल पहने या बैसाखियों के सहारे पूरे घर में चल फिर रहे हों।
इसके साथ ही फर्नीचर घसीटे जाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर चौंक कर खड़ा हो गया और खिड़की के पट से कान लगा दिए। कमरे के अंदर से उठने वाली मध्यम आवाज़ें अब ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे यकीन हो गया कि अंदर कोई मौजूद है, और वो संख्या में भी 2 या उससे ज़्यादा थे। मैं डरा तो नहीं था, लेकिन उस वक्त किस ज़हनी उलझन में उलझा था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक लम्हे को ख्याल आया कि पिस्तौल निकाल लो, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं सर पकड़कर दोबारा बेंच पर बैठ गया और लम्हा लम्हा करीब आती हुई आवाज़ों को सुनता रहा। मुझे अपनी बुज़दिली पर खुद ही शर्म आने लगी। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बरामदे की तरफ आया और जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताला खोला और दरवाजे को ज़ोर से धकेल दिया। दरवाज़ा धमाके से खुल गया। धड़ की आवाज़ पूरे मकान में गूंज बनकर फैल गई। मैंने कुछ लम्हे इंतज़ार किया, फिर अंदर दाखिल हो गया। कमरा भाएं भाएं कर रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। कोई असाधारण बात महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम की सीढ़ियों पर दोबारा खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। मैंने आवाज़ पर कान लगा दिए, लेकिन वो न तो इंसानी कदमों की आवाज़ थी और न ही बैसाखियों की। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें दहशत से फैल गईं। ड्राइंग रूम की दहलीज पर एक आराम कुर्सी रखे देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं उसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करता था, लेकिन उसे दरवाजे में देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। दूसरे ही लम्हे कुर्सी फुदकती हुई कमरे से बाहर आ गई, फिर मेढक की तरह फुदकती हुई सीढ़ियों पर से उतरने लगी। उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम का दूसरा फर्नीचर कतार बनाए चला आ रहा था। सोफे बिल्कुल फर्श के साथ चिपके अपनी मोटी और लटकी हुई टांगों पर किसी मगरमच्छ की तरह रेंग रहे थे। कुर्सियां और छोटी मेज़ भेड़ बकरियों की तरह छलांगे लगाती और खरगोश की तरह फुदकती हुई आगे बढ़ रही थीं। ये हैरान कर देने वाला मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटकर बाहर की तरफ दौड़ा और झाड़ियों के एक झुंड में दुबक गया। मेरी नज़रें अपने फर्नीचर पर जमी हुई थीं, जो भीड़ की सूरत में, जो जलूस की सूरत में मकान से बाहर आ रहा था। हर चीज़ अपने आकार, वज़न और शक्ल के मुताबिक तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा बड़ा और शानदार पियानो किसी बदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ मेरे आगे, मेरे सामने से गुजर गया। पियानो के तारों की हल्की सी थरथराहट और बेसुरी झनकार साफ सुनाई दे रही थी। ग्लास, प्याले और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें चोटियों की तरह ज़मीन पर रेंगती हुई जा रही थीं। फिर मुझे अपनी स्टडी टेबल नज़र आई। वो 18वीं सदी की एक खूबसूरत मेज़ थी, जिसके ड्रॉर में मेरे सारे ज़रूरी लेटर्स, डॉक्यूमेंट और तस्वीरें भरी हुई थीं। उसे देखकर अचानक मेरा सारा डर गायब हो गया। मैं झाड़ियों से निकलकर मेज़ के रास्ते में खड़ा हो गया, लेकिन उसे रोकने की सारी कोशिशें बेकार गईं। मेज़ अद्भुत ताकत के साथ लगातार आगे बढ़ती रही, फिर मुझ पर भी जैसे दीवानगी सवार हो गई। मैं मेज़ से गुत्थम गुत्था हो गया, मगर बेकार। मेज़ के पीछे आने वाला दूसरा फर्नीचर मुझे रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं ज़मीन पर दूर तक घसीटता चला गया। हल्की फुल्की चीज़ें तेज़ी से मेरे ऊपर से फलांग गईं, लेकिन भारी भरकम फर्नीचर ने मेरी टांगों को ज़ख्मी कर दिया। आखिर ज़ख्मों से चूर मैं उनके मुकाबले से हट गया, बड़ी मुश्किल से उठा और भागकर एक बार फिर झाड़ियों में दुबक गया और वहाँ से छुपकर उन चीज़ों को, जो शाम तक मेरी मिल्कियत थीं, नज़रों से ओझल होता देखता रहा। फिर एक एक करके मकान के भी सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं दहशत ज़दा सा होकर शहर की तरफ भागा। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। मैं अलग अलग रास्तों से होता हुआ एक होटल में दाखिल हो गया। उसका मालिक मेरा जानने वाला था। मेरे इस बेवक्त के आने पर उसने हैरानी जताई, लेकिन मैंने उसे अपने मकान की चाबियां खो जाने की झूठी कहानी सुनाकर
बेफिक्र कर दिया। कमरे में जाने से पहले मैंने उसे ये भी कह दिया कि सुबह सवेरे किसी आदमी को भेजकर मेरे नौकर को भी यहीं बुलवा ले। इसलिए 7:30 बजे वेटर नाश्ता लाया तो मेरा नौकर भी उसके साथ था। उसका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर फैली हुई शिकनें ये बता रही थीं कि वो काफ़ी परेशान है। वो मुझे देखते ही बोला, गज़ब हो गया सर, रात को एक अफसोसनाक घटना घटी है। क्या हुआ? मैंने दिखावटी हैरत से कहा, आपका सारा फर्नीचर चोरी हो गया है, घर की कोई चीज़ नहीं बची। मेरी आंखों ने रात को जो कुछ देखा था उसे मैंने एक भयानक राज की तरह अपने सीने में छुपाए रखते हुए कहा, यह ज़रूर उन्हीं बदमाशों की हरकत है जिन्होंने मेरी चाबियों का गुच्छा चुरा लिया है। पुलिस को खबर कर दो, मैं भी कुछ मिनट में कपड़े बदलकर थाने पहुंच जाऊंगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 5 महीने तक जारी रही। किसी चीज़ का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने उस रात को जो कुछ देखा था वो अगर मैं पुलिस को बता देता तो वो चोरों को तलाश करने के बजाय मुझे हवालात में बंद कर देते। मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था। फिर मैंने वो मकान छोड़ दिया। मेरे दिमाग पर उस भयानक घटना का बहुत बुरा असर हुआ था और डॉक्टर ने मुझे घूमने फिरने का मशवरा दिया था। मैंने अपने सफ़र की शुरुआत इटली से की थी। अब तक सारी इटली घूम चुका था। फिर सिसिली की तरफ निकल गया, वहाँ से अरब और अफ्रीका की तरफ, और फिर फ्रांस वापस आ गया। मेरा मानना यह था कि अब मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ और मुझे कोई वहम या ऊट पटांग किस्म का ख्याल परेशान नहीं करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला। रूहानी तकलीफ़ की जड़ें अब भी मेरे दिल और दिमाग में दूर तक फैली हुई थीं। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं सच्चाई से नज़रें चुरा रहा था। मैं खुद को बहलाने के लिए एक बार फिर सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। इस मर्तबा मैं नारमुंडी की तरफ गया। मुझे एक पुराने और हिस्टोरिकल कस्बे के बारे में पता चला तो मैं वहाँ पहुँच गया। पूरे 7 दिन अजायब घर में भरे एंटीक्स देखता और आसपास फैले खंडरों की सैर करता रहा। एक बार कस्बे की पुरानी आबादी में जाना हुआ। एक गली में पुरानी चीज़ों की दुकानें नज़र आईं। उनमें क्रॉकरी, घरेलू सजावट की चीज़ें और फर्नीचर से लेकर चर्च में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तक मौजूद थीं। ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी पुराने और ऐतिहासिक अहमियत रखती थीं। पुराने एंटीक्स खरीदने की दबी दबी ख्वाहिश एक बार फिर मेरे सीने में अंगड़ाई लेकर उठ गई। मैंने दुकानों में सजे हुए सामान और एंटीक्स का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। एक एक करके कई दुकानें देख डालीं। तीसरी या चौथी दुकान में कदम रखा ही था कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक बड़ी खूबसूरत अलमारी रखी हुई थी। मैं कुछ मिनट तक बुत बना उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि यह मेरी अलमारी थी। लुई सी स्टेन के दौर की नायाब और कीमती अलमारी। इसे मैंने बड़ी चाहत से खरीदा था। अलमारी से नज़रें हटाकर अंदर झांका तो 3 आराम कुर्सियों पर नज़र पड़ी। ये कुर्सियां भी मेरी थीं। उन पर मेरे खरीदे हुए फूलदार कपड़े के साफ सुथरे कवर चढ़े हुए थे। कुर्सियों के करीब ही 2 मेज़ रखे हुए थे। ये मेज़ भी मेरे ही ड्राइंग रूम के थे। ये मेज़ इतने खूबसूरत थे कि पेरिस तक से लोग इन्हें देखने के लिए आया करते थे। अपने गुमशुदा फर्नीचर को नारमुंडी के इस दूर दराज के कस्बे की एक दुकान में सजा देखकर मेरी जो दिमागी हालत हुई होगी इसका अंदाज़ा अच्छे से लगाया जा सकता है। मुझे अपने कदमों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। मेरा सारा गुमशुदा फर्नीचर इस दुकान में मौजूद था। अलबत्ता लिखने की वो मेज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी जिसके ड्रॉर में मेरे लेटर्स और डॉक्यूमेंट भरे हुए थे। तभी मुझे तन्हाई का एहसास हुआ। मैं इस लंबी चौड़ी दुकान में बिल्कुल अकेला था। दुकानदार या उसका कोई मुलाजिम भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से खंखार कर दुकानदार को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ गूंज बनकर दुकान में फैल गई। मैंने दोबारा आवाज़ दी
मगर इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। मैं अंधेरे में अपनी ही एक आराम कुर्सी पर बैठा दुकानदार के आने का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया। फिर अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। लगता था जैसे कोई शख्स दबे कदमों चल रहा है। मैं संभल कर बैठ गया। कई मिनट गुजर गए। कदमों की चाप कभी कभार सुनाई देती रही, मगर कोई सामने नहीं आया। मैंने आवाज़ की तरफ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मगर बेकार। मुझे अब वहशत सी होने लगी थी। फिर अचानक दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। मैं बदहवासी में अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लपका, लेकिन मैंने जल्द ही अपनी इस हालत पर काबू पा लिया। संभल कर दोबारा अंदर आया और पूरी ताकत से चीखा, कोई है? मेरी आवाज़ की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दुकान के आखिरी अंधेरे कोने में मोमबत्ती की लौ थरथराई और साथ ही किसी ने नींद भरी आवाज़ में पूछा, कौन है? गाहक हूँ। हम दुकान बंद कर चुके हैं सर, जवाब मिला। मुझे गुस्सा आ गया। कैसा बेकार दुकानदार है। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं 1 घंटे से तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ और तुम कहते हो कि दुकान बंद हो चुकी है। मुझे अफसोस है, आपने बिला वजह तकलीफ़ की। आप सुबह को आइए। दुकान का माहौल बड़ा रहस्यमयी और घुटा घुटा सा था। न तो मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की और न ही वो मेरी तरफ बढ़ा। मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों पर लगी कुछ तस्वीरें साफ नज़र आ रही थीं। मेरी नज़रें एक तस्वीर पर जमकर रह गई। ये तस्वीर भी मेरी मिल्कियत थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने फिर आवाज़ दी, तुम रुक क्यों गए? आगे क्यों नहीं आते? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ सर, आप यहाँ आइए। मैं धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के बीच में आ गया। एक भारी भरकम, ठिकने कद का, भयानक सा शख्स एक बड़ी सी मेज़ के दूसरी तरफ मोमबत्ती लिए खड़ा था। फूले हुए गाल, गठा हुआ सर, छिरदरी दाढ़ी और अंदर को धसी हुई छोटी छोटी आँखें। उसके चेहरे से अजीब वहशत टपक रही थी। थोड़ी सी देर रुकने के बाद मैंने अपनी ही 3 कुर्सियों का सौदा कर लिया, नकद कीमत अदा की और अपने होटल का पता बताकर चला आया। उसने वादा किया था कि सुबह 9 बजे तक ये कुर्सियां होटल पहुंचा दी जाएंगी। दुकान से निकलकर मैं सीधा लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गया और इंस्पेक्टर से अपने फर्नीचर की चोरी और बरामद होने की पूरी डिटेल बता दी। उसी वक्त फ़ोन पर मेरे वकील से कांटेक्ट किया गया, जिसने मेरे बयान को कंफर्म कर दिया। मैं अभी आदमी भेजकर दुकानदार को बुलवाता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। पॉसिबल है आपकी क्यूरोसिटी ने उसे होशियार कर दिया हो और वो रातों रात चोरी का माल कहीं और शिफ्ट कर दे। आप जाकर इत्मीनान से खाना खाइए, 2 घंटे बाद वापस आ जाइए। मैं आपके आने तक दुकानदार को यहाँ बिठाए रखूँगा और उससे पूछगछ आपकी मौजूदगी में करूँगा। मैं इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। पैदल चलता हुआ अपने होटल पहुँचा, खाना खाया और सुस्ताने के लिए लेट गया। 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन वापस पहुँचा। इंस्पेक्टर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखते ही बोला, मुझे अफसोस है कि आपके चोर पर हाथ नहीं डाल सके। हमारे पहुंचने से पहले वो कहीं गायब हो गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आसपास की सारी चीज़ें घूमती हुई महसूस हुई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और हकलाते हुए कहा, आपका मतलब है वो फरार हो गया? जी हाँ, इंस्पेक्टर की आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई थी। मैंने दुकान की निगरानी शुरू कर दी है, घबराइए नहीं, वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। कस्बे की गलियां और सड़क सूने सूने से नज़र आने लगे। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। रात को ठीक से नींद भी नहीं आ सकी। आंख लगती तो कोई भयानक ख्वाब दिखाई देने लगता,
मैं चौंक कर उठ जाता। सुबह होते ही मैं थाने पहुंच गया। दुकानदार का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। दुकान भी बंद थी। हमने सारे ज़रूरी इंतज़ाम पूरे कर लिए हैं। इंस्पेक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, हम अभी चलकर दुकान खुलवाते हैं, आप अपना सामान पहचान करके बता दें। मैं उसके साथ दुकान पर पहुंचा। एक कांस्टेबल ड्यूटी पर मौजूद था। उसने लोहार को बुला करके दुकान का ताला खुलवाया और मैं इंस्पेक्टर के साथ अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ ही मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मेरी सारी चीज़ें गायब थीं। इंस्पेक्टर ने मेरे चेहरे पर बदहवासी और परेशानी के साए लहराते देखे तो उसकी आंखों में भी शुबा झलकने लगा। मैं उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका और नज़रें चुराते हुए बोला, हैरत है, रात को मैं खुद अपनी आंखों से सारा सामान यहाँ रखा हुआ देख कर गया था और अब एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। आप ठीक कहते हैं, वो मुस्कुराया, लेकिन शायद आपने सामान का एडवांस और मुंह मांगी कीमत देकर उसे शुबे में डाल दिया था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कल जिस जगह मेरा सामान रखा हुआ था वहाँ अब दूसरा सामान नज़र आ रहा है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। इस तरह के लोग बड़े होशियार होते हैं। उसने रात ही रात में आपका सारा सामान हटाकर दूसरा सामान यहाँ पहुँचा दिया होगा। बहरहाल आप बेफिक्र रहिए, हम उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ज़्यादा दिनों तक हमारी नज़रों से ओझल नहीं रह सकेगा। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। मैं 15 दिन उस कस्बे में रहा, लेकिन इस बीच उस रहस्यमयी दुकानदार का कुछ पता नहीं चला। न जाने उसे आसमान ने उचक लिया या ज़मीन निगल गई थी। पुलिस सर तोड़ कोशिश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगा सकी थी। और फिर वहाँ से निकलने के एक दिन पहले मुझे अपने नौकर का ख़त मिला, जिसे पढ़कर मैं हैरान सा रह गया। मैं बार बार ख़त पढ़ रहा था। सर, पिछली रात एक अजीब घटना घटी जिसने मुझे चकरा कर रख दिया है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। पुलिस भी ये गुत्थी हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। आपका चोरी हुआ फर्नीचर रहस्यमयी तौर पर वापस आ गया है। सारा सामान अलग अलग कमरों में वैसे ही सजा हुआ है जैसे चोरी से पहले रखा हुआ था। बाहरी गेट से लेकर अंदर की गैलरी तक सारा रास्ता धूल से अटा हुआ है। मालूम होता है जैसे हर चीज़ घसीट घसीट कर अंदर लाई गई है। वारदात के दिन भी बिल्कुल यही हालत थी। आप फ़ौरन आ जाइए। नहीं, मैं उस मकान में वापस नहीं जाऊंगा। वो फर्नीचर और पूरा मकान भूतिया है। मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं अचानक चीख उठा, फिर ख़त लेकर इंस्पेक्टर के पास पहुंचा। वह उसे पढ़कर बोला, मुबारक हो, आपका गुम हुआ सामान मिल गया। चोर बड़ा होशियार मालूम होता है, इसलिए अपनी गर्दन बचाने के लिए माफ़ी की ये सूरत निकाली है। वो कितना ही चालाक और होशियार क्यों ना हो, आज नहीं तो कल कानून के शिकंजे में ज़रूर आएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी और शायद कभी कामयाब हो भी न सके। मुझे तो उस अजीब और रहस्यमयी किस्म के शख्स से डर लगने लगा था। दिमाग पर हर वक्त ये डर छाया रहने लगा कि वो किसी जंगली जानवर का रूप धारकर मेरे पीछे भेड़िए की तरह मुंह खोले भागता चला आ रहा है और मुझे दबोच कर भंभोर डालेगा। मैंने डॉक्टर से मशवरा कर लिया है और उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी है। उसने मुझसे लंबी बातचीत की, फिर धीरे से बोला, आप पसंद करें तो मैं अपने क्लिनिक में आपके लिए आपके ठहरने का बंदोबस्त करूं? आपको अलग कमरा दे दिया जाएगा। मैंने उसकी बात खुशी खुशी मान ली। और क्या आप पसंद करेंगे कि आपके दोस्त भी यहाँ आकर आपसे मिलते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मालूम इन दोस्तों के साथ नारमुंडी का वो रहस्यमयी दुकानदार भी मेरा पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच जाए। और अब दिमागी मरीजों के इस क्लिनिक में अकेले रहते हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये मुद्दत मैंने पूरी तरह से तन्हाई में बसर की है। मुझे स्पष्ट रूप से कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं। सिर्फ एक बात से परेशान हूँ। मान लिया कि पुराने फर्नीचर के ख़रीदने और बेचने वाला वो दुकानदार
पागल हो जाए और उसे भी यहाँ पहुँचा दिया जाए तो? आह, मैं इस कैद खाने में भी सुरक्षित नहीं। शायद मेरे लिए पनाह की कोई जगह नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।